इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। दिल्ली और कुतुब मीनार हर हिंदुस्तानियों के दिल में बसा है और आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मगर एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली ने अपना वजूद खो दिया था। आबाद थी मगर महत्वहीन, लेकिन दिल्ली को गुमनामी में रहना रास नहीं आया और आता भी कैसे। अपने अस्तित्व को एक बार फिर से उजागर जो करवाना था, आखिरकार खुद को भारत की राजधानी दिल्ली जो कहलवाना था। आप सोच रहे होंगे कि ये भारत की राजधानी दिल्ली या फिर भारत के बनने की कहानी है, मगर ना तो ये भारत के बनने की कहानी है, ना ही दिल्ली की। ये तो उस शहर के बनने की कहानी है जिसने दिल्ली को बनते, बिगड़ते और संवरते बड़े करीब से देखा है, जिसने साझेदारी निभाई है इस दिल्ली से और जिसकी मिट्टी गवाही देती है। गवाही चलते वक्त के आंधी में हुए परिवर्तन की, गवाही बनने की और बिगड़कर फिर से संवरने की, गवाही मिहिरावली से मेहरौली बनने की। यहाँ की मिट्टी गाथा बताती है, कथाएं सुनाती है, अपने होने का महसूस बड़े जोरों से करवाती है। भले ही आज ये शहर एक गांव हो और इसकी कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश कोई ना गाता हो और कोई भी इसका इतिहास ना सुनाता हो, मगर फिर भी इसका एक अपना अस्तित्व, अपना एक वजूद तो है ही। भले ही आज ये हमारी स्मृतियों से कोसों दूर हो, मगर जब कभी भी इतिहास की खोज होती है, उन स्मृतियों को दोहराना भी जरूरी होता है जिसे भुला दिया गया हो। उन्हीं स्मृतियों को एक बार फिर से दोहराने आए हैं इस शहर की हम आपको आप बीती सुनाने आए। तो चलना चाहेंगे आप इस सफर पर, जहां मिलेगी आपको युगों युगों की कहानियां, युगों युगों का इतिहास, मंदिर, मस्जिद और दिल्ली के होने का एहसास। सूफी संतों की यहाँ रूहानी है, सदियों के इतिहास होने की यहाँ निशानी है। जनाब, दिल्ली के सबसे पुराने शहर मिहिरावली से ये मेहरौली बनने की कहानी है। मिहिरावली, योगनीपुर और उसके बाद मेहरौली। दिल्ली के पहले शहर के नाम ऐसे ही बदलते चले गए। उस वक्त में सम्राट मिहिर भोज के राज के कारण इस जगह को मिहिरावली नाम दिया गया। हालांकि ये उस बस्ती को भी दर्शाता है जहां विक्रम आदित्य के दरबार के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर अपने सहायकों और गणितज्ञों के साथ यहाँ रहते थे। राजा विक्रम आदित्य, जिसकी पहचान आज के जमाने में विक्रम और बेताल की कहानियों से होता है, उनके दरबार के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर कभी मेहरौली में भी रहे हो, कभी इन्हीं गलियों से गुजरे हो और शायद इसे बसाया भी हो। यकीन नहीं होता कि ये मेहरौली इतनी पुरानी है। पांडवों के इंद्रप्रस्थ छोड़ने के बाद दिल्ली ने अपना अस्तित्व मानो किसी के पीछे छुपा लिया हो।
लेकिन दिल्ली उभर कर तब सामने आई जब 7वीं से 8वीं शताब्दी में तोमरों का शासन आया, जो कि पांडव के वंशज के ही थे। और जब 11वीं शताब्दी में राजा नंगपाल तोमर ने गद्दी संभाली तो दक्षिण दिल्ली के पालन से लेकर मेहरौली इलाके में रहे और यहीं खूबसूरत सा नगर बसाया। इसी दौरान लालकोट किला का निर्माण करवाया। तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के समय इसका नाम योगनीपुर रहा और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन आया। वे 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुए और मारे गए। और इसके बाद तो जैसे इतिहास ने एक अलग रुख ले लिया हो। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। उत्तरी भारत पर शासन करने वाली मुस्लिम सुल्तानों का पहला राजवंश बना, जिसकी छाप मेहरौली में बड़े आसानी से देखने को मिलती है। देखते ही देखते मेहरौली गुलाम वंश की राजधानी बन गई, जिसने 1290 तक शासन किया। और उसके बाद 13वीं शताब्दी में सूफी संतों के आगमन से मिहिरावली मेहरौली बन गई और पूरी दुनिया आज इसे इसी नाम से जानती है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसने संभाल कर रखा है हजारों सालों का इतिहास और जिसकी दीवारें, दरवाजे, ऊंची इमारतें हमें बुला रही है अपनी आपबीती सुनाने के लिए। इतना सुनसान, इतना वीरान, मानो जैसे छिपकर कोई देख रहा हो और कह रहा हो, यहाँ से शुरू करो इतिहास की दौड़। जमाली कमाली, ये दो नाम अपने अस्तित्व को इस मस्जिद में समेटे हुए हैं। शेख हामिद बिन फजलुल्लाह एक व्यापारी हुआ करते थे। वे सिकंदर लोदी के शासन काल में भारत आए और एक सूफी संत और शायर बने। लोगों ने उनकी शायरी से प्रभावित होकर शब्दों की सुंदरता और गुणवत्ता को देखकर उनका नाम जमाली रख दिया। उर्दू में जमाली का अर्थ होता है एक सुंदर दिखने वाला इंसान। जमाली तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जी के समकालीन रहे हैं। वे सिकंदर लोदी से लेकर बाबर और हुमायूं तक सभी बादशाहों के दरबारी कवि रहे। इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 के आसपास करवाया था। कहते हैं कि जमाली इस मस्जिद में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे और मृत्यु के बाद उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया गया। उनके समीप उनके साथी कमाली की कब्र है। कमाली, ये वो नाम है जिसका इतिहास के पन्ने में जानकारी का अभाव है, मगर ऐसा कहा गया कि जमाली और कमाली वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ इन्हें पुरुष प्रेमी भी कहते थे और कुछ लोगों के अनुसार इनके बीच शिष्य और गुरु का संबंध था। हालांकि इस तरह इन दोनों की कब्र एक साथ होने से इसे जमाली कमाली मस्जिद कहते हैं। और सबसे विचित्र बात इस मस्जिद की ये कि रात में इन कब्रों में से आवाजें आती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रात में यहाँ जिन आकर इबादत करते हैं। कितना अजीब लगता है ना ये सब सुनकर। और सच कहो तो यकीन भी नहीं होता इन सब बातों पर। इन सब बातों का अस्तित्व ऐसे है जैसे भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों की कहानियां। जिसने इसे महसूस किया उसके लिए सच, और जिसने नहीं उसके लिए बस एक अफवाह।
इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से दौड़ता हुआ हमारा इतिहास, और इसकी गूंज मानो चीख चीख कर कह रही हो कि भले ही बदल दिया गया मेरा नाम, मुझे तोड़ा मरोड़ा कर दिया मुझे गुलाम, आज़ादी से कभी जिया करती थी मैं, जब मेहरोली नहीं मिहिरावली हुआ करता था मेरा नाम। मेहरोली गुलाम वंश की राजधानी बनने से पहले हिंदू राजवंश की राजधानी थी। गुलाम वंश एक ऐसा दौर जहां पर इंसानों को खरीदा और बेचा जाना आम था, मगर जो मेहरोली कभी हिंदू राजवंश की राजधानी थी, वहां गुलाम वंश, खिलजी वंश और मुगलों का दौर आया कैसे? ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। दरअसल मोहम्मद गौरी, जो कि एक तुर्क था, अफगान से भारत को लूटने और अपना परचम लहराने हिंदुस्तान आया। गौरी पहले लाहौर आया और फिर दिल्ली, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरह हार गया। गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया और अगले साल बड़ी फौज लेकर आया। इस बार जीत गौरी की हुई। ऐसा नहीं है कि बाहरी देशों का भारत पर यह हमला पहला था, इससे पहले भी कई हुए थे, लेकिन वो भारत की संपत्ति को लूटकर वापस लौट जाते थे। लेकिन मोहम्मद गौरी पहला ऐसा शख्स था जिसने दिल्ली को अपने अधीन किया। उसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर कुतुबउद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया, और इस तरह गुलाम वंश की नींव रखी गई, जिसकी गवाही मेहरोली बनी। कुतुबउद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसी के गुलाम इल्तुमिश ने दिल्ली पर हुकूमत की और अपने कार्यकाल के दौरान बगदाद से 100 गुलाम खरीदे। उसमें से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने 40 निष्ठावान गुलामों का एक दल बनवाया, जिसे 40 नाम दिया गया। उसी 40 दल में से एक दिल्ली का 9वां सुल्तान बना। नाम था गयासुद्दीन बलबन। 1267 में दिल्ली की भागदौड़ बलबन के हाथों में आ गई और इस मकबरे को बलबन ने अपने शासनकाल में बनवाया था। इस मकबरे की सबसे खास और विचित्र बात इसके आर्च में। यूं तो ऐसे आर्च हर इस्लामिक मॉन्यूमेंट पर पाए जाते हैं, मगर इसकी खास बात यह है कि ये भारत का सबसे पुराना और वास्तविक आर्च है। बलबन अपने दौर का महान शासक साबित हुआ। उसने 40 को खत्म करवाया। अपने शासन काल में बलबन ने बड़े कड़े नियम लागू करवाए, जैसे कि सिजदा, मतलब जो भी दरबार में आएगा उसे सुल्तान को झुककर सजदा करना पड़ेगा, और पैबूसा यानी कि सुल्तान के पैर चूमने होंगे। बलबन ने एक तरह से अपने दरबार और पूरी दिल्ली में अपने कड़े नियम से एक खौफ और डर पैदा कर रखा था, ताकि उससे कोई बगावत न कर सके। इसी डर से केवल शक के आधार पर उसने अपने 40 दास में से कई दासों को जहर देकर मार दिया। उसे डर था कि कहीं ये 40 दास में से कोई उसे मार कर गद्दी पर न बैठ जाए। सिर्फ यही नहीं, काफी जगह को जीतने के लिए उसने कई बेरहम लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें बेहद क्रूर दंड दिया करता था, और बदले में लोगों ने उसे बद्दुआओं से नवाजा। करे सजदा और पैबूसा मेरा, जिल्ले इलाही हूँ मैं। 12वीं शताब्दी में कुछ यही चंद शब्द थे बलबन के। मगर आज न सजदा करने के लिए यहाँ कोई कब्र है और ना ही पैबूसा का नियम पालन करने वाले लोग। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कब्र किसकी है? ये कब्र बलबन के बेटे मोहम्मद खान की है, जो कि मंगोल्स के खिलाफ लड़ते लड़ते लाहौर के पास मारे गए थे। इन्हें खान शहीद भी बुलाया जाता है। अमीर खुसरो, बलबन के दरबार के विशेष कवि भी इस युद्ध में मौजूद थे, और कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो ने जब बलबन के दरबार में खान शहीद पर मंगोल्स के अत्याचार और बर्बरता का जिक्र कविता के रूप में पेश किया, तो बलबन की रूह कांप उठी
और ठीक कुछ दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। मेहरौली एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पानी का अभाव बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और जिसका प्रमाण यहाँ की अनेक बावलियां देती हैं। अलग अलग राजा और सुल्तानों के दौरों में बनाई गई बावली ये साफ साफ दर्शाती है कि यहाँ पानी की आपूर्ति रही होगी। ये बावली रज्जो की बावली कहलाती है, जिसका निर्माण दौलत खान ने करवाया था। ये बावली एक तरह से कम्युनिटी हॉल की तरह काम करती थी और लोग यहाँ आकर बसने भी लगते थे। इस बावली का इस्तेमाल इस इलाके में रहने और निर्माण कार्यों में लगे राजमिस्त्रियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम रज्जो की बावली पड़ा। यहाँ आकर ऐसा लगता है समय के बहुत पीछे आ गए हैं। सचमुच में टाइम ट्रैवल करवाती है ये मेहरौली। समय की चक्की में बदलाव तो आते ही हैं। दिल्ली के बढ़ते ही मिहिरावली कब मेहरौली बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन नाम सिर्फ शहरों के नहीं बदले, इमारतों के भी बदले। जैसे कि ये कुली खान मकबरा कब मेटकाफ हाउस में बदल गया पता ही नहीं चला। दरअसल कुली खान अकबर के मुंह बोली माँ महामंगा के बेटे थे। वे मुगल सेना के सेनापति थे और इस मकबरे को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन इसका नाम मेटकाफ हाउस तब पड़ा जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजी हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया था। और जब बहादुर शाह जफर ने अपना जफर महल मेहरौली में बनवाया और वहीं रहने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने थॉमस मेटकाफ को मुगलों पर निगरानी रखने का काम सौंप दिया। थॉमस मेटकाफ ने इस मकबरे को रहने के लिए इस्तेमाल किया और इसके चारों ओर बाग बगीचे बनवाए और बकायदा इस हाउस को हनीमून कपल्स को रेंट पर दिया करते थे। इसकी सुंदरता दिल को खुश कर देती थी और इसीलिए इसे कोठी दिलकुशा भी कहा गया। वैसे तो इतिहास कभी किसी एक की देन नहीं होती, अलग अलग किरदार उभरते हैं और उन्हीं के साथ इतिहास भी मानो अपने आप रचते चले आते हैं। इस मेहरौली ने देखा है कितने ही दौरों को आते जाते, कभी बर्बाद हुए सल्तनतें को देखा तो कभी दरिया दिलों की रूहानी अंदाज को देखा तो कभी रूह कपा देने वाली बर्बरता को भी इसी मेहरौली ने देखा। हर वक्त की गवाही देने वाली मेहरौली आज किसी के याद में नहीं है। साझेदारी निभाई है दिल्ली से मगर दिल्ली के पीछे छिपी बैठी है अपनी हस्ती को समेटे हुए। शायद और परिवर्तन नहीं चाहती ये मेहरौली। अगर बलबन के इतिहास के पन्ने को हम पलटेंगे तो एक महान शासक और मेहनत करने वाला इंसान का रूप तो बेशक सामने आएंगे, मगर साथ में वो पन्ने भी पलटे जाएंगे जिसमें बलबन क्रूरता और बर्बरता की हदें पार करते नजर आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कमाना है तो दुआएं कमाओ, और अगर इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करना है तो करो, लेकिन मानवता और उदारता की मिसाल बनकर क्रूरता और बर्बरता की नहीं, क्योंकि ये दोनों वो छाप हैं जो कभी नहीं मिटते। और जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो उन कलंकित कर्मों का भी बखान किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इतिहास हम तक पहुंच सके, बल्कि इसलिए भी ताकि हमें सीख मिले कि अगर हमें याद किया जाए तो एक महान योद्धा की तरह जिसमें मानवता, उदारता, इंसानियत और प्रेम निहित हो।
हमारे समाज और हिंदू परंपराओं में कुछ ऐसी अंधविश्वास रीतियां हैं जो हमें मानवता से कोसों दूर ले जाती हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो इन परंपराओं को तोड़कर इतिहास में अपना नाम अमर कर लेते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति ने पूजा और अनुष्ठानों में पशु बलि देने की निंदा करते हुए अपने क्षत्रिय कुल का त्याग कर दिया और वैश्य धर्म को अपना लिया। न केवल पशुओं के बलि पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि करुणा भाव रखने वाले इस व्यक्ति ने अपने काल में 1 ईंट व 1 रुपया का नियम लागू कराया, जिसके तहत नगर में आकर बसने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक व्यक्ति उसे 1 ईंट व 1 रुपया देगा, ताकि वह आसानी से घर और व्यापार का प्रबंध कर सके। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। मैं उनकी कहानी आपको सुना रही हूँ जिनसे ये पूरा अग्रवाल समाज है, जिनके नाम से इस बावली का अस्तित्व है, जिसके नाम से ये बावली अग्रसेन की बावली कहलाती है। महाभारत काल में बनी ये बावली सदियों पुरानी है और इसका प्रमाण ये बेजोर बलुए पत्थर दे रहे हैं। हालांकि ये लोधी काल और तुगलक काल की तरफ भी इशारा करते हैं, मगर हमारे परंपराओं के अनुसार इसे राजा अग्रसेन ने द्वापर युग में बनवाया था। जल संग्रहण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता था और इसीलिए ये बावली बनवाई गई थी। कई सदियों के उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये बावली टिकी रही है और आज भी पहले की तरह शान से खड़ी है। इसकी सुंदरता, भव्यता आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जब भी हम किसी खूबसूरत इमारत की बात करते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी खूबसूरत इमारत लोग बना कैसे लेते थे। आज भी ये बात हमें आश्चर्य में डाल देता है। अग्रसेन की ये बावली 60 मीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई लगभग 15 मीटर और सबसे आकर्षित करने वाली ये 105 सीढ़ियां। इसकी संरचना सचमुच अद्भुत तरीके से की गई है। पश्चिमी की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है, जो कि समय के सांचे में ढलकर अब ये मस्जिद थोड़ी टूट चुकी है। और अब ये टूटी हुई मस्जिद इस बात का इशारा करती है कि वक्त की आंधी में सबको नष्ट होना है, मगर जब तक ये है इतिहास इसे समेटा हुआ है। इतिहास और राज अलग नहीं है। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो रहस्य से भरी कहानियां अपने आप ही सामने आने लगती है। कुछ का वर्णन किताबों में मिलता है, मगर कुछ किताबों तक पहुंच ही नहीं पाती। वैसे तो 36 बावलियां हैं इस दिल्ली में, मगर क्यों इतिहास की खोज ने इसे अपना बसेरा बनाया है? शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली के बीचों बीच हैली रोड के पास तमाम रहस्य में सिमटी ये बावली कुछ कहती है, कुछ महसूस कराती है। शायद किसी साया का एहसास या कोई अनदेखी परछाई। लोगों का अनुभव कहता है कि यहाँ पर उन्होंने किसी साया को देखा। इस सीढ़ियों से उतरते ही एक चुप्पी फैलने लगती है। आसमान गायब होने लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कोई साया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस इमारत की बनावट ही इस तरीके से की गई है। ये सीढ़ियाँ हमें उस कुएं तक लेके जाता है जहाँ एक समय के बाद यहाँ काला पानी जमा हो गया था और लोग इसे मौत का कुआं भी कहते हैं। लोगों को कहना था कि इस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति हुआ करती थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती थी। ना जाने कितनी लोगों की इस बावली में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस बावली में लोग एक वक्त में यहाँ तैराकी सीखने आया करते थे और उसी दौरान कुछ लोगों की मौत हो जाया करती थी। खैर, जहाँ पानी होता है वहाँ डूबने का डर तो होता ही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बस वो ही जाने जिसने इसे महसूस किया हो। ये बावली दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी डरावनी भी है। तभी तो दिल्ली के सबसे डरावनी जगह में इसे उपाधि मिली है
और रात को यहाँ आना वर्जित है। सबसे डरावनी और विचलित करने वाली यहाँ की ये आवाज़ें, चमगादड़ों की चीखें और कबूतरों का बसेरा और ये सन्नाटा अपने आप शरीर में अजीब सी झंझनाहट पैदा कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहीं कोई साया तो नहीं। एक बार को तो ख्याल आया कि ये कहानियां बस एक कल्पना है, मगर क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो यहाँ की देखभाल करता है 7 बजे के बाद आने पर यहाँ मनाही की है, और क्यों इसे भूतिया कहा गया है और इस पर ब्लॉग्स लिखने वालों ने यहाँ डर महसूस किया है। सवाल अनेक मगर कुछ जवाब, लेकिन सच वही जिसे महसूस किया जा सके। कहानियों का अंत होता है मगर इतिहास का नहीं। भारत के तमाम इतिहास और राज से रूबरू होने मैं प्रीति गुप्ता निकली हूँ इतिहास की खोज में, इतिहास को जीने, उसे महसूस करने। हिंदुस्तान की एक ऐसी इमारत जो महसूस कराती है इतिहास को, जिसकी कहानी तो एक है मगर किरदार कई है। हिंदुस्तान के इस परिसर को लाखों सैलानी दूर दूर से देखने आते हैं। कौन सी कहानी हुई होगी जिसने इस परिसर के निर्माण की कहानी गढ़ी, जिसके अस्तित्व की गूंज खुले आसमानों के बीच बड़े जोरों से सुनाई दे रही है। 4 दिसंबर 1981 के एक घटनाक्रम ने इस द्वार पर तालाबंदी कर दी। कहानी इसके बनने की और किरदार उसमें निभाने वालों की। बदलती सत्ता और दौर का अनोखा आकार हूँ मैं, वक्त के सांचे से ढला जो वो कुतुब मीनार हूँ मैं।